नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के शो की शुरुआत हम देश की 3 ग्रामीण इलाकों की तस्वीरों के साथ कर रहे हैं, जो ये बताती है कि कोरोना को लेकर लोगों में किस हद तक भ्रम है। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो बिहार के सहरसा की है। इनमें से एक तस्वीर जहां पर लोगों को टीका लगवाने के लिए वहां स्वास्थ्यकर्मी पहुंचे, लेकिन लोगों में इतना खौफ है कि वो उनसे भागकर छुप रहे हैं। गांव वालों को लगता है कि वैक्सीन लगवाने से उनकी मौत हो जाएगी या फिर वो नपुंसक हो सकते हैं। मेडिकल टीम को देखकर भाग खड़े होते हैं, छुपने लगते हैं, टीम को उनके पीछे भागना पड़ता है। एक तस्वीर हम आपको और दिखा रहे हैं, ये इटावा की एक महिला की है जो कि बुजुर्ग महिला है और एक ड्रम के पीछे जाके छिप गई। बड़ी मुश्किल से जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उन्हें बाहर लेकर आए। वहीं तीसरी तस्वीर, एक भीड़ वाली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, वो दरअसल मध्य प्रदेश की है, जहां पर राजगढ़ जिले में ये अंधविश्वास फैला कि 2 महिलाओं के शरीर में परियों का प्रवेश हो गया है और उनके हाथ से पानी जो पिएगा उसको न तो कोरोना होगा, ना ही अगर उसे कोरोना है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये दावा किया गया। बस ये अफवाह उड़ी और हजारों लोग मास्क छोड़ के, सोशल डिस्टेंसिंग छोड़कर परियों के हाथ का पानी पीने के लिए आ गए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति है। अब सुन लेते हैं जो इटावा की महिला है, जब उन्हें बाहर निकाला गया ड्रम के पीछे से, बुजुर्ग महिला को, तो क्या कह रही हैं। अम्मा वैक्सीनेशन वाले आए। अम्मा कहाँ दुखी हो? अम्मा, ओ अम्मा, इतने आओ अम्मा। अम्मा विदाई आई यहाँ पे घर है। हम तो आज बुखार आ गया तो कभी नहीं लगा। अच्छा अम्मा बाहर तो आओ, अम्मा बाहर आओ। अच्छा विदाई बुला रही, बाहर आओ अम्मा, बाहर आओ। अम्मा बाहर आओ, विदाई बुला रही। एक मिनट, हम डॉक्टर आपके इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं, बाहर चलो मिलो तो आपको क्या बता रही हैं, सुनो तो कम से कम। तो आप देख रहे हैं किस हद तक लोगों में खौफ है, और लोगों में खौफ होना और खास तौर पे उन इलाकों में जहां कोई भी इंफॉर्मेशन देर से पहुंचती है, ये लाजमी हो जाता है। लेकिन इसके लिए क्या किया जा सकता है, इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर अनीता रमेश चंद्रा हमारे साथ जुड़ गई, जो कि स्पेशलिस्ट इन क्लिनिकल ट्रायल हैं। डॉक्टर अमित थडानी भी हैं, जो कि कंसल्टिंग जनरल सर्जन हैं, डायरेक्टर हैं नरामया अस्पताल के। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर थडानी, ये बड़ी दिक्कत है कि जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर गांव देहात के इलाकों में हैं, वो परियों के हाथ के पानी पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, लेकिन टीके के अंदर के पानी पर नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, किस तरह की मुहिमें चलाने की जरूरत है? क्योंकि दूसरे देशों में देखें, जैसा कि हम दिखा भी रहे हैं, तो कैश से लेकर के चीन में मुफ्त अंडे दिए जा रहे हैं, शॉपिंग के कूपन्स दिए जा रहे हैं, ग्रोसरी की शॉपिंग के, बियर अमेरिका में दी जा रही है। तो बहुत टाइप के इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। तो क्या तरीका है हमारे देश के लिए? अंजलि जी, पिछले हफ्ते मैं रूरल महाराष्ट्र के कुछ विलेजेस में था और जो ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ पर वैक्सीन हेजिटेंसी काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है, और आज की डेट में वहाँ पर ये सब गांवों में सबको पहला टीका लग चुका है। ये वैक्सीन हेजिटेंसी कैसे चली गई? क्योंकि उन गांवों में एक्चुअली 2-3 लोगों की मृत्यु कोविड से हो गई और उनमें से यंगेस्ट 30 ईयर ओल्ड लड़का था। उसके बाद जो सब लोगों के मन में भ्रम था कि वैक्सीन लेने से लोग मर जाएंगे, ये सबसे हमको कॉमनली सुनने मिलता है। इसको दूर करने के लिए 2-3 लोग आगे आ गए गांव में और उन्होंने वैक्सीनेशन ले ली। जैसे ही 2-3 लोगों को वैक्सीनेशन लग गया और बाकी लोगों ने देख लिया कि किसी को कुछ नहीं हो रहा, सब के सब खड़े हो गए कि हमको भी चाहिए। यही तरीका है निकालने का। अनफॉर्चुनेटली काफी लोग इसमें विदाउट वैक्सीनेशन कोरोना के शिकार पड़ जाएंगे जी, पर आस्ते आस्ते ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। जैसे ही एक गांव में 2 या 3 लोग चाहिए, जरूर से ज्यादा नहीं, जैसे 2-3 लोगों ने ले लिया और घूम रहे हैं गांव में, देखा किसी ने केस करे, इसने ले लिया, इसको तो कुछ नहीं हुआ, तो फिर सबको लगता है भाई हमको भी दे दो। सॉल्व हो जाएगा जल्दी, थोड़ा वक्त लगेगा, बट मुझे लगता है महीने भर के अंदर ये वैक्सीन हेजिटेंसी लगभग चले जाएगी। जी, इसके लिए मेरे ख्याल से तो कोई एक कैंपेन जरूर लॉन्च करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब, अगर हम रुके रहेंगे कि धीरे धीरे अपने आप चली जाएगी तो वक्त लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोएक्टिव एक्शन भी लेने की जरूरत है। डॉक्टर चंद्रा, आप क्या मानती हैं कि क्या इंसेंटिवाइज करना, किसी तरह की रियायत, छूट, प्रलोभन, कुछ भी, क्या इस तरह के तरीके से लोगों को
इसके लिए उत्साहित किया जा सकता है या वक्त के साथ साथ ही ये जाएगी हेजिटेंसी? वक्त के साथ साथ हेजिटेंसी जाने के लिए बहुत देर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास डर भी है थर्ड वेव आएंगे। अगर हम लोग सही ढंग से वैक्सीनेट नहीं करेंगे तो थर्ड वेव इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सो माय सजेशन इज, आपने हमारा कोलीग जो बताया उसके साथ साथ इंसेंटिव जो दूसरा फॉरेन कंट्रीज में अभी शुरू हो गया, यस इंसेंटिव देना चाहिए, फ्री राशन देना चाहिए, दवा भी देना चाहिए, उनको रेगुलर आइटम्स जो चाहिए उसको देना है। सो इंसेंटिव्स मस्ट है, जैसे आपने बताया ही फॉर अमेरिका में हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है, सो हमको देना ही है। उसके साथ साथ एजुकेशनल पैम्पलेट्स देना है, रेडियो टीवी में बोलना है, आशा आंगनबाड़ी वर्कर्स को उनके घर पे जाना है, डोर टू डोर वैक्सीनेशन, और एक दिन नहीं, कंटिन्यूअस रिपीटेडली। आज जो हेजिटेट करेगा कल वापस आ जाएंगे, ठीक है हमको भी लगा दीजिए, बगल के पड़ोसी में लगा है, कुछ नहीं हुआ। सो एक तरीका से नहीं, काफी तरीका से जाना है। और उसके साथ साथ ये जो है गिविंग अ गिफ्ट, हमको सबको अच्छा लगता है गिफ्ट मिलने के लिए, इंसेंटिव मिलने के लिए। सो अगर इंसेंटिव दे देंगे तो बहुत सारे आदमी आ जाएंगे एंड से वी विल टेक द वैक्सीन। इसी हिसाब से हमको चलना है। बिल्कुल, इंफॉर्मेशन एंड इंसेंटिव, मेरे ख्याल से दोनों पे जोर रखना बहुत जरूरी है। लोगों को समझाना, उनको सच्चाई बताना और उनको फिर किसी तरीके से उत्साहवर्धन करना। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। उत्साहवर्धन कुछ उन विदेशी वैक्सीनों का भी शायद हुआ होगा जो अब कहा जा रहा है कि भारत जल्द ही आ सकती हैं, क्योंकि फाइजर और मॉडर्ना के भारत आने की राह अब आसान हो गई है, क्योंकि उनको दायित्व से मुक्ति मिल गई। यानी कि उनको किसी भी तरह का कानूनी पचड़ा अगर पैदा होता है, अगर मान लीजिए टीका लगने के बाद कोई सिवियर साइड इफेक्ट होता है, तो उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो भी होगा सरकार उसका ख्याल रखेगी, चाहे कॉम्पनसेशन देना हो या कुछ भी हो, सरकार की ये जिम्मेदारी होगी। इसके बाद रास्ता खुल गया, क्योंकि फाइजर इसी मुद्दे पर अड़ी हुई थी। फाइजर का कहना था अमेरिका में भी ऐसा किया जा रहा है, दूसरे देशों में भी ऐसा किया जा रहा है, तो यहां आने की भी शर्त यही थी। अब उम्मीद यह है कि जुलाई में शायद फाइजर भारत आ जाए। इस पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर चंद्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर थडानी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चंद्रा, हम लोग इस पर लगातार चर्चा करते रहे हैं कि शायद अगर वैक्सीन का बुके जो है, जितनी है हमारे पास, वो बड़ा होता जाएगा तो वैक्सीनेशन भी बढ़ती रहेगी। तो ये कितना जरूरी था? फार्मा कंपनी, हालांकि कई लोग कहते हैं कि ज्यादा उनको छूट दी जा रही है, लेकिन आज की डेट में इमरजेंसी को देखते हुए कितना जरूरी था? ये बहुत ही जरूरी था क्योंकि हम लोग, हमारा देश का जो कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन अभी प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं है कि सारे होल इंडिया को हम वैक्सीनेट कर सके। यस कर सकेंगे, बट उसका पेस वेरी स्लो होगा। सो उसीलिए दिस इंडेमनिटी, हम एक सेंटेंस हम दर्शकों को बताना चाहते हैं, बिकॉज आई एम इनटू ट्रायल्स फॉर लास्ट 15 years। क्या होता है कि सब ट्रायल और जब नया दवा और वैक्सीन आते हैं, इंडेमनिटी मींस कंपनी जो बनाते हैं, जो मरीज इसी ट्रायल के अंदर आते हैं, वी पे दी कॉम्पेंसेशन। अगर बुखार हो कि साइड इफेक्ट्स हो कि हार्ट प्रॉब्लम हो, लंग्स प्रॉब्लम हो, देते हैं। बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल नाउ, बिकॉज अभी हमारे पास एक पैंडेमिक चल रहा है एंड पीपल आर डाइंग, सो देयर इज इमरजेंसी अप्रूवल। ये दोनों जो वैक्सीन है, फाइजर एंड मॉडर्ना, ये पहले भी इंडिया में आ चुके हैं, बट DCGI हम दिया नहीं, बिकॉज फेज 3 फेज 2 स्टडी यहाँ पे नहीं हुआ। और अभी क्या है, बट द डिमांड इज सो हाई। जब आपका सेकेंड वेव आ गए, हम लोग देखे कितना आदमी मौत हो गया, एंड थर्ड वेव भी आने वाले हैं। सो इसी हिसाब से द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट दोबारा इसके बारे में सोच रहे हैं। दोबारा ये दोनों कंपनी को बुलाया गया है, और उसी कंपनी का भी ये बोलना है कि US में देखिए, यूनाइटेड किंगडम में देखिए, इवन जापान में देखिए, एंड EMA यूरोपियन मेडिकल एजेंसी, उसमें भी उनको सब इंडेमनिटी नहीं है। इंडेमनिटी कहीं है, अगर ये वैक्सीन किसी को लग जाएगा, उसके बाद अगर कुछ भी हो जाएगा, से मौत से लेकर के कुछ भी हो जाएगा, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, वो कंपनी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। दे आर नॉट लीगली इन, एंड जो आदमी वैक्सीन लेते हैं वो साइन करके देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड इंडेमनिटी। लिफ्ट हो गया, हम लोग हटा लिया है इन इलीगल प्रोसीडिंग्स। अगर इंडिया इसी में राजी है तो यस, हम वैक्सीन दे देंगे। तो इसी हिसाब से अभी सोच रहे हैं, क्योंकि दूसरे कंट्रीज में आ चुके हैं, सब कोई इंडेमनिटी साइन किया है, बिकॉज हमारे पास समय नहीं है, हमको आदमी का जिंदगी बचाना है। तो उसी हिसाब से इमरजेंसी अप्रूवल इज इमिनेंट नहीं है।
बिल्कुल, जितनी ज्यादा वैक्सीन आ सके डोजेस हमें लानी है। डॉक्टर थडानी, कहीं ना कहीं अगर हम अर्बन एरिया, शहरी इलाकों में देखें तो फाइजर को लेकर के मैंने ज्यादातर लोगों में देखा है कि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। कई लोग एक्सप्रेस करते रहे हैं कि नहीं नहीं हम फाइजर के आने का इंतजार करेंगे। अब उनकी अपनी इसको लेकर के शायद दलीलें हों, लेकिन अगर इसकी वजह से भी एक हेजिटेंसी हो रही है कि लोग नहीं लगा रहे, तो शायद उनको जो चाहिए वो देना ही सही है कि चलिए ये आप लगाना चाहते हैं, लगा लीजिए। हाँ जी, चॉइस तो मॉडर्न ज़माने में चॉइस इज़ ऑलवेज किंग, राइट? कस्टमर इज़ ऑलवेज किंग जो हम बोलते हैं। पर मेरा सजेशन फिर भी ये होगा कि आप रुके नहीं और जो वैक्सीन आपको फ़िलहाल मिल रही है आप जल्दी से जल्दी ले लीजिए, बिकॉज रुकने के चक्कर में कहीं आपको बीच में कोविड हो गया और वो भी सिवियर डिजीज़ हो गई तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए जो भी वैक्सीन अवेलेबल है वो पहले लेना प्रायोरिटी है। और वैक्सीन को तो ज़रूर अलाउ करना चाहिए आज की डेट में। जहाँ तक बात इंडेमनिटी की है, इंडेमनिटी अगर दिया जा रहा है तो इंडेमनिटी सभी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को देना होगा। सिर्फ कुछ को देकर और दूसरों को नहीं देकर थोड़ा डिफिकल्ट होगा। जी बिल्कुल, और इस तरह की अब मांग भी आ गई है। सूत्र बता रहे हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी चाहता है कि उनको भी इंडेमनिटी दी जाए। बट डॉक्टर, इस तरह की इंडेमनिटी जो दी जाती है वो हम मान के चल रहे हैं कि ये इमरजेंसी है, इसलिए उस वक्त तक ही शायद वैलिड रहती है। आगे जाकर के जो लॉ ऑफ द लैंड है, जो कानून है भारत के, वो सब लागू होंगे शायद। हाँ, और होने भी चाहिए। अगर हम कंपनी से ये उम्मीद रख रहे हैं कि वो बिना जो नॉर्मली 4 या 5 साल का प्रोसीजर है वो थोड़ा बाईपास करके 1 साल के अंदर ही लोगों को वैक्सीन देना शुरू करे, तो उनको कुछ ना कुछ लीगल प्रोटेक्शन उसके बदले में लगता है। अगर हम उनको इंडेमनिटी देते हैं तो गवर्नमेंट को पैरेलल तरीके से एक फंड क्रिएट करना पड़ेगा जहां पर अगर कोई पेशेंट कॉम्पनसेशन डिमांड करता है तो उसको सेटल किया जा सके। हालांकि इसके चांसेस काफ़ी कम होते हैं, बट एब्सोल्यूट नंबर्स ज़्यादा होने की वजह से जितना नंबर ऑफ केसेस होंगे, मे बी फ्यू हंड्रेड हो, मे बी फ्यू थाउजेंड हो एट द मोस्ट, जो भी है उनको फेयर कॉम्पनसेशन देने के लिए कुछ ना कुछ अलग से प्रोविजन करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और यही नहीं कहीं ना कहीं ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि कंपनियां अपनी कोल्ड स्टोरेज चेन और इन सब चीज़ों को लेकर के लापरवाही ना करें सिर्फ इसलिए कि अब कोई उनके ऊपर जिम्मेवारी नहीं ले जाती है। शुक्रिया डॉक्टर्स, आपने वक्त निकाला और हमारे 2 खास चर्चाओं में हिस्सा लिया। उम्मीद यही करते हैं कि ये वैक्सीन्स आएंगी भारत और हमारा जो वैक्सीन बुके है वो बढ़ जाएगा। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम देखेंगे एनडीटीवी और गूगल की एक खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया, जिसके लिए डॉक्टर गिलाडा हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल ब्रेक। एनडीटीवी और गूगल की इस खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका स्वागत है। वैक्सीनेशन को लेकर अगर आपके कोई सवाल हैं, आप तो इजीली आप एक गूगल सर्च कर सकते हैं, आपके जवाब आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर कोरोना वायरस को लेकर भी सवाल हैं, इस बीमारी को लेकर भी, तो वो भी आपको मिल जाते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर कोरोना वायरस की बीमारी के लक्षण क्या हैं। इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं डॉक्टर ईश्वर गिलाडा, जो कि कंसल्टेंट हैं एचआईवी और संक्रामक रोग के, और साथ में सेक्रेटरी जनरल हैं ऑर्गेनाइज्ड मेडिसिन एकेडमी गिल के। शुक्रिया डॉक्टर गिलाडा हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक आम सी बात है, लेकिन अभी भी कई लोगों में इस बात को लेकर असमंजस है कि कोरोना वायरस की बीमारी जब होता है तो क्या ऐसे लक्षण हैं जिनको हमें समझ लेना चाहिए और जिनके आते ही हमें आगे के कदम उठाने चाहिए। डॉक्टर, 2 चीजें महत्व की है इसमें। एक तो फिलहाल कोई दूसरी महामारी चल नहीं रही है, तो जिस किसी को बुखार है, खांसी है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, छाती में भरा भरा सा लग रहा है, एक आध जुलाब होता है, जबान में टेस्ट नहीं आ रहा है, नाक में बास नहीं आ रही है, तो समझना चाहिए कि ये कोविड का लक्षण हो सकता है। वैसे तो 85% लोगों को माइल्ड लक्षण ही होते हैं या कोई लक्षण नहीं होते, और बहुत कम लोगों को, 15% लोगों को सीवियर लक्षण होते हैं।
और सीवियर लक्षण के समय ज़्यादा सांस लगती है और जो ऑक्सीजन का लेवल होता है जिसको हम PO2 कहते हैं वो 94 के नीचे आना शुरू होता है। तो आम तरीके से अगर आपका कोई भी सिम्टम आपको है और ऑक्सीजन का लेवल आपका 94 के आगे है बैठे बैठे और 6 मिनट चलने के बाद, जिसको हम 6 मिनट वॉक टेस्ट कहते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको माइल्ड सिम्टम है, जांच कराइए, अपने आप को अलग रखिए, दूसरों को इन्फेक्शन होने मत दीजिए। लेकिन अगर 94 के नीचे आता है, 93 और 90 के बीच में आता है, तो हम उसको मिड लेवल या मीडियम लेवल कहते हैं और 90 के नीचे आने को सीरियस कहते हैं। तो हमें जो फिक्र करना है वो 90 के बाद, नीचे आने के बाद फिक्र करना है, तब तक हमें कोई चिंता का विषय नहीं है। अब जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटी है, डायबिटीज है, रीनल प्रॉब्लम है, कैंसर की दवाइयां ले रहे हैं, ट्यूबरक्लोसिस है, अस्थमा है, ऐसे लोगों को ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे लोग ज्यादा बीमार हो सकते हैं। ऐसे लोगों को ICU या वेंटिलेटर लग सकता है। तो ऐसे लोग पहले से ही अपनी बीमारी कंट्रोल में रखे, दवाइयां लेते रहे, और जब अगर ऐसा मौका आता है, आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तब अस्पताल की तरफ जाइए, डॉक्टर के पास जाइए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जिन लोगों को हल्के लक्षण होते हैं, कई बार वो ये सोचते हैं कि नहीं ये तो आम सर्दी जुकाम है, नज़ला है, और कहीं ना कहीं मेंटली हम लोग ये मानने को तैयार नहीं होते कि कोविड हो सकता है। पता नहीं, शायद लोगों को लगता है कि अगर टेस्ट नहीं कराएंगे तो शायद कोविड नहीं होगा, ये तक गलतफहमियां रहती हैं। तो आप आम नज़ला जुकाम बुखार के लक्षण और कोविड के लक्षणों में कोई फर्क है? नहीं, आमतौर से लोग क्या होते हैं, अपने आप को ज्यादा स्वस्थ समझते हैं, ज्यादा मैच्योर समझते हैं, मुझे कुछ होता ही नहीं, मैं कुछ बीमार कभी होता ही नहीं, ऐसा समझते हैं। और अगर इस समय समझो अभी बारिश के बाद में हो सकता है कि फ्लू आ जाए या दूसरा जो कॉमन तरीके से आने वाला कॉमन कोल्ड आ जाए, तब हमें कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन फिलहाल जब कोई दूसरी बीमारी है ही नहीं, और जहां पे कोरोना सब जगह, कोविड सब जगह फैला हुआ है, आपके घर में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिश्तेदार में कहीं हुआ है, आप कहीं काम पे जाके आए या कहीं किसी को मिल के आए, तो आपको मानना है कि ये कोरोना ही हो सकता है, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। यूजुअली क्या होता है कि जो बीमारी ज्यादा कॉमन होती है उसको हम लोग ज्यादा कॉमन समझते हैं, यानी कॉमन थिंग्स आर थॉट ऑफ कॉमनली, ये मेडिकल साइंस का प्रिंसिपल है। अगर ये बीमारी कॉमन नहीं होती, जैसे 20 साल में मार्च अप्रैल के अंदर जब बहुत ज्यादा कॉमन नहीं थी, तब हम सोचते थे कि हो सकता है आपको दूसरी कुछ चीजें, कोरोना नहीं है। लेकिन अभी जब कोरोना ज्यादा कॉमन है तो दूसरी चीज नहीं हो सकती है, आपको कोरोना है, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। यानी आपका जांच करे, जांच नेगेटिव आता है तो भी हम लोग नेगेटिव मान नहीं सकते, क्योंकि जो RT-PCR है 30% में फॉल्स नेगेटिव आता है, एंटीजन टेस्ट 60% में फॉल्स नेगेटिव आता है। लेकिन अगर आपके लक्षण ऐसे हैं, जो आसपास में और भी किसी को है, घरों में भी किसको भी है, आपके परिवार में, तो ये पक्का कोविड ही है, ऐसा मान के चलिए। बिल्कुल। और अगर हल्के लक्षण हैं, आप कोविड मान के ही चलें, अपने आप को शुरुआत में ही अलग कर लें, मास्क पहन के रखें, घर में भी परिवार वाले भी पहन के रखें, तो शायद एक तरीके से आप अपने आप को भी बचाएंगे, दूसरों को भी बचाएंगे। डॉक्टर, आप हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बहुत अहम हो जाता है हमारे लिए ये जानना कि कोरोना वायरस के लक्षण क्या है इसके संक्रमण के। अगर ये आपको पता रहेगा तो आप वक्त रहते सही कदम उठा सकते हैं, टेस्टिंग सही वक्त पर करा सकते हैं और डॉक्टर के पास भी सही वक्त पर जाएंगे। चलिए, हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको याद दिला दे कि बंद कमरों में अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर आपके लिए मास्क लगाना जरूरी है और वेंटिलेशन कमरों में अच्छा रहे, दरवाजे खिड़कियां खुली रहें। फिलहाल इतना ही हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार।